नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? एक ग्रीन टी भिजवा देना युगल याद से। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते बच्चों। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या मैं आप लोगों को नजर आ रही हूं और सुनाई दे रही हूं? यस, गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी लास्ट क्लास है बेटा, शायद 1 घंटे में ही क्लास वाइंड अप हो जाएगी। तो आज हमारी लास्ट क्लास है, हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। आज तो 100% लास्ट ही क्लास है, क्योंकि आज हमारा बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, ह्यूमन एवोल्यूशन का। हम वो ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, PYQs करेंगे और फिर बेटा आप लोग को टाटा बाय बाय बोल देंगे 12th क्लास के लिए। शुभ नवमी, शुभ नवमी सभी को, हैप्पी नवरात्रा सभी को, ठीक है। और फिर बेटा चलिए, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस बेटा PYQs, ठीक है ठीक है। तो पहले तो मुझे बता देंगे क्या आप सब तैयार हैं बेटा, फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों? आई विल ऑल्सो मिस यू ऑल, लेकिन बेटा हम रिवीजन भी तो करेंगे। तो अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, रिवीजन भी तो करेंगे, है ना। और फिर अभी बेटा क्लास टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी करेंगे। सपोलो के लिए जो गाना बनाया था, सपोलो को वो गाना भी सुनाएंगे, सपोलो को रिवीजन का थोड़ा प्लानर भी बताएंगे और कैसे पढ़ाई करनी है आगे वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आप लोगों को बेटा गाइड करने की हम कोशिश करेंगे। और अभी हम सबसे पहले बेटा हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन पढ़ा था। हमने रेप्टाइल्स की, एक तो रेप्टिलियन ट्री एक पढ़ा था, इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक तो प्लांट का इवोल्यूशन मैंने आपको NCERT से दिखा दिया था बच्चों। और हमने अलग अलग बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेके हमने इनवर्टिब्रेट्स के मतलब एनिमल्स का जो ओरिजिन का ईयर और किससे कौन ओरिजिनेट हुआ, कौन कब एग्जिस्ट कर रहा था, कौन डिसअपियर हो गया, वो चीज हमने पढ़ी। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, जब हमने इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पढ़ा तो हमने बेटा जैसे यूनिवर्स की ओरिजिन थी 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ की ओरिजिन थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, life appeared 500 million years after formation of earth, first non-cellular form of life 3 billion years ago, first cellular form of life बेटा 2 billion years ago, invertebrates जो थे बेटा वो dominant कब थे 500 million years ago। फिर आपने पढ़ा था 350 million years ago, 350 million years ago में बेटा आपने दो चीजें पढ़ी। एक आपने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो फिश थी with stout and strong fins that could move to land and come back to water, और एक कनेक्टिंग लिंक आपको दिखा मछली और एम्फीबियंस के बीच में, जो पहले माना जा रहा था कि लुप्त हो गया है, सीरोकैंथ, बट दैट वाज कॉट इन दी 1938, राइट? यस, जॉलेस फिश भी, थैंक यू भैया, जॉलेस फिश भी 350 मिलियन ईयर्स अगो, वही वाली मैं आपको बात बता रही थी, राइट? और इसी से पता चलता है कि जो फिश है वही कन्वर्ट हुए थे एम्फीबियंस में। 320 मिलियन ईयर्स अगो आपने देखा था सी वीड्स एंड अ फ्यू प्लांट, सी वीड्स एंड अ फ्यू प्लांट्स, ठीक है। फिर आपने बोला कि नेक्स्ट कुछ सालों के लिए एम्फीबियंस के बाद कुछ सालों के लिए बेटा नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो इसमें कौन बेटा फ्लरिश कर रहे थे? रेप्टाइल्स फ्लरिश कर रहे थे, रेप्टाइल्स ग्रो कर रहे थे। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स होने का मैंने आपको कारण बताया था बच्चों, क्योंकि वो सर्वाइव कर सकते थे उस कंडीशन में, क्योंकि उनके एग जो थे वो थिक शेल्ड एग्स थे। एम्फीबियंस पानी धरती दोनों में क्यों? क्योंकि यार उनके जो अंडे थे वो फर्टिलाइज्ड अंडे थोड़ी देते हैं, वो बेटा पानी में फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो रेप्टाइल का अगर सर्वाइवेबिलिटी देखोगे तो रेप्टाइल्स जो है ज्यादा अच्छे से बेटा सर्वाइव कर सकते हैं, रीजंस मैंने आपको बताया। बट बेटा ऑब्वियस ही बात है, धरती पे स्पेस जब, और रेप्टाइल्स में डायनासोर्स थे जो बहुत ज्यादा बेटा ग्रो कर रहे थे तेजी के साथ में, कुछ जो थे बेटा उनमें से पानी में मूव करके चले गए क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, एंड दे इवॉल्व्ड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, इक्थायोसॉर्स बोलते हैं। बिगेस्ट डायनासोर जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था दैट वाज टायरेनोसॉरस रेक्स, 20 फीट हाइट,
फियरसम डैगर लाइक टीथ, भयानक बेटा वो थे। और 65 मिलियन ईयर्स अगो सडनली डायनासोर्स डिसअपियर्ड। किसी को कारण एग्जैक्टली नहीं पता, कोई कहते हैं कि वो इवॉल्व हो गए इनटू बर्ड्स, कोई कहते हैं मास एक्सटिंक्शन हो गया, कोई कहते हैं नेचुरल डिजास्टर हो गया, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। फिर बेटा रेप्टाइल से ही एव्स आते हैं, रेप्टाइल से ही मैमल्स आते हैं, और पहले जो मैमल्स आए थे वो चूहे जैसा उनका मुंह था, श्रियू लाइक मैमल्स थे, स्मॉल साइज के मैमल्स थे। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपने एक, मैं प्लांट वाला नहीं बता रही हूँ, प्लांट वाला आप एनसीईआरटी से देख लेना बेटा। एक मैंने आपको बताया था कि रेप्टिलियन ट्री याद रखना। रेप्टिलियन ट्री में बेटा एक बारी मेरे साथ में रिवाइज करो। आप लोगों ने बेटा वो बना के एक बारी देखा था, एक बारी बेटा आप लोगों ने बना के देखा था रेप्टाइल की जो ट्री थी। आई होप तुम्हें उसमें अभी समस्या नहीं होगी, वो फ्लो चार्ट तुम्हें याद हो गया होगा, है ना। हमने बेटा बोला था ना ऐसे कि अर्ली रेप्टाइल्स होते हैं हमारे पास, और इसकी दो ब्रांच होती है, एक सौरोप्सिड्स और एक मैंने आपको बताया था साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड से बेटा कौन बनेंगे, आगे जाके मैमल्स बनेंगे, और सौरोप्सिड्स वो ब्रांच थी जिससे अलग अलग रेप्टाइल्स बनेंगे, और जिससे बेटा इनफैक्ट यही वो फ्लो चार्ट होगा जिसमें आपको डायनासोर्स या फिर आपको बेटा एव्स भी बनते हुए इसी ब्रांच से दिखेंगे। सौरो से मैंने याद करवाया था आपको कि सौरो मतलब आप समझो कि इस साइड वाली ब्रांच है रेप्टाइल वाली। इससे बेटा अलग अलग रेप्टाइल डायरेक्टली आपने बनाई थी, जैसे कि आपने बनाया टुआटारास, टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक, वो डायरेक्टली बेटा इससे बन रहे थे, टुआटारास, लिजर्ड, स्नेक्स, ठीक है, और टर्टल्स। और इसकी बेटा आपने सौरोप्सिड्स की एक ब्रांच बनाई होगी थीकोडॉन्ट, और थीकोडॉन्ट से बेटा आपने बनाए क्रोकोडाइल्स, फिर आपने बनाया डायनासोर्स, फिर आपने ऑल्सो इसमें बनाया होगा एव्स या फिर बर्ड्स आप कह सकते हो, राइट। ऐसा ही बनाया, ठीक है, ऐसा ही बनाया। और बेटा साइनेप्सिड से आपने क्या बनाया होगा, साइनेप्सिड से आपने बनाया होगा पेलिकोसॉर, पेलिकोसॉर्स, और पेलिकोसॉर से आपने बनाया होगा बेटा थीरैप्सिड, ये थीरैप्सिड है, ये थीकोडॉन्ट है। आपने थीरैप्सिड बनाया और थीरैप्सिड से आपने जाके बेटा क्या बनाया, मैमल्स, ठीक है, ठीक है जी। बेटा वो भी याद कर लेना, क्लोरोफाइट एंसेस्ट्री थी, राइनिया टाइप प्लांट्स थे, उसकी थोड़ी सी फ्लोचार्ट याद कर लेना, एक बार एटलीस्ट देख लोगे बेटा। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, बट कोई भी टॉपिक ऐसे बेटा नहीं होना चाहिए जो आप देख के भी ना जाओ, इसीलिए मैंने वो आपको थोड़ा सा दिखा दिया बेटा। 2-3 बार उसको भी देख लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आपसे आपको एमसीक्यू में दे तो आपको लर्न ना हो, ठीक है। आज बेटा हम क्या करते हैं, आज हम सबसे पहले बेटा जो हमें पढ़ना है ऑब्वियसली लास्ट टॉपिक ये पढ़ लेते हैं, एक बारी पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, फिर बेटा आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन प्लानर बता देंगे, और आज की प्यारी प्यारी जग से न्यारी क्लास को, हमारा सफर जो शुरू हुआ था इस सेशन में, आज हमारा ऑफ कोर्स समाप्ति नाम के साथ 12th क्लास का आखिरी सेशन हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो पहले तो मैं आपको बताती हूं कि इसका एक फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। ह्यूमन इवेंट लिख रही थी मैं। ह्यूमन एवोल्यूशन में बेटा आपसे ना सीक्वेंस में पूछा जाएगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा सीक्वेंस बताओ, और आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको एनसीईआरटी का डेटा याद रखना है, कौन पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा पढ़ने को तो एक एक इंडिविजुअल के बारे में, एक एक इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में, एक एक इंडिविजुअल के बारे में किताबें लिखी जा सकती है, बट आपको किताब तो लिखनी नहीं है, आपको वही इंफॉर्मेशन और वही डेटा याद रखना है। कौन फ्रूट खाता था, कौन पहली बारी 2 टांगों से चलना स्टार्ट किया था, किसका सबसे इरेक्ट पोस्चर था, किसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, कौन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में 2 मिलियन ईयर्स अगो रह रहा था। आपको सिर्फ एनसीईआरटी का डेटा पता होना चाहिए, कौन केव पेंटिंग्स बनाता था, कौन अपने डेड वंस को बेटा बरो करता था, उन पे फूल चढ़ाता था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। यस, तो इसको ह्यूमन एवोल्यूशन को याद रखने का सीक्वेंस में जो आप याद रख सकते हो इजीली बेटा, पहले तो आप वो लिखो, और मैं आपको फिर उसके साथ साथ में क्या कौन किसको डिनोट करता है वो बताती हूँ। तो ऐसे करके याद रखते हैं हम, डॉक्टर राम, इसे आपको करना है बेटा, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेन लाए। इसमें एक चीज नहीं है जो बीच में मैं ऐड करूंगी, तो डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेन्स लाए में डी फॉर बेटा ड्रायोपिथिकस, 15 मिलियन ईयर्स अगो रह रहे थे ड्रायोपिथिकस, और ड्रायोपिथिकस थोड़े एप जैसे ज्यादा दिखते थे, ठीक है। रामापिथिकस
फॉर राम आर, दिस इज रामापिथिकस। ये ह्यूमन लाइक थे तो दोनों ही बेटा चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे दोनों चलते थे, चार उस पे दोनों ही चिंपैंजीज गोरिल्लाज जैसे चलते थे, बट दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों ना 15 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे। अभी मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी तभी बताऊंगी, अभी ऐसे लिख लो रामापिथिकस। ये रामापिथिकस राम वर्ड कहां से आया, क्योंकि इनका जो ये जो है शिवालिक हिल्स में पाए गए थे, ठीक है, तो शिवालिक हिल्स में इसीलिए इनका नाम रामापिथिकस पड़ा। रामापिथिकस ऑस्ट्रेलिया से हेन लाए, ए फॉर बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सबकी कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आपको याद, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है बेटा, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है। मैम आप कुछ बताने वाले थे, आज बताऊंगी बेटा, अपराजिता, ठीक है, आज बताऊंगी। एच से बेटा क्या याद रखना है, अभी देखो इसे ध्यान से देखो, एच का मतलब यहाँ पे होमो से नहीं है, होमो हैबिलिस का जो हैबिलिस है यहां पे बेटा हैबिलिस से है ये एच। ये ई क्यों है बेटा, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है, ई से इरेक्टस। एन क्या है बेटा, निएंडरथैलमैन, निएंडरथैलमैन। और बेटा इन दोनों के बीच में एक है और इसके बाद में एक है जो यहां पे फिट नहीं हुआ, इसके बीच में आएगा क्रो-मैग्नन जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, इसके बारे में केव पेंटिंग के बारे में दिया हुआ है, और इसके लास्ट में बेटा कौन आएगा, यहां मॉडर्न मैन होमो सेपियन सेपियन, होमो सेपियन सेपियन। पहले तो ये लिखो, यानी कि हम, ठीक है। तो अगर मैं आपको फ्लो चार्ट में लिखवाना चाहूं तो मैं पहले तो बेटा ये तो मैंने आपको ऐसे लिखवाया ना, आप इसको फ्लो चार्ट में भी लिखेंगे, आप इसे फ्लो चार्ट में भी लिखेंगे बेटा, अरे यार इसकी फ्लो चार्ट भी बनाओ प्रॉपरली, ड्रायोपिथिकस, क्योंकि ये वाली फ्लो चार्ट ज्यादा बेटर है ना ऐसे वर्टिकल। ड्रायो डॉक्टर राम, रामापिथिकस। मेरे साथ साथ में सारे बच्चे बोलो बेटा तभी आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, हेलो, होमो इरेक्टस, यार मेरे में जगह ही नहीं बची यार, ठीक है मैं यहां लिख देती हूं, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन, बेटा सॉरी 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 बेटा 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 एक करेक्शन कर लो, आई एम सो सॉरी, ये गलत जगह पे एरो लग गया, गलत जगह पे एरो लग गया बेटा, निएंडरथैल के बाद क्रो-मैग्नन है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। निएंडरथैल, निएंडरथैल के बाद क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन के बाद मॉडर्न मैन। चलो मैं इस फ्लो चार्ट में लिख दूंगी, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथैल, निएंडरथैल, वो गलती से बेटा वहां एरो लग गया, निएंडरथैल के बाद क्रो-मैग्नन, और क्रो-मैग्नन के बाद बेटा होमो सेपियन सेपियन। ये वाला फ्लो चार्ट बना लो। क्रो-मैग्नन एनसीईआरटी पे दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, मैंने उतारा ही नहीं। इसे बेटा फटाफट से नोट करो। ओके ध्रुमेल, द जर्नी टिल नाउ वाज लिटरली अमेजिंग विद यू अर्जुना एंड लक्ष्य। इसके बारे में अभी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। आखिरी दिन गलती के साथ, अरे तो क्या हुआ बेटा, ऐसी कौन सी गलती हो गई, ताने मत कसा करो तुम लोग रिश्तेदारों के जैसे, तुम तो रिश्तेदारों जैसे ताने कसने लगते हो। याद है ना मैम ने क्या बोला था, लाइफ एक ऐसा सर्कल है कि घूम फिर के बेटा समझ जाओ। डायोपिथिकस डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से
हेनलाई, HEN, हेनलाई तक तो ठीक है बेटा। एक्चुअली क्रो-मैग्नन और होमोसेपियन एनसीईआरटी में, सॉरी होमोसेपियन सेपियन तो दिया हुआ है, क्रो-मैग्नन नहीं दिया हुआ। तो आप पहले तो यहां तक नोट करो, फिर आगे मैं आपको पढ़ाती हूं, ठीक है। जल्दी बताओ, डन 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 कर लिया? डन डन कर लिया? जल्दी जल्दी जल्दी, पहले डन डन करो, फिर बेटा एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन हो गया सारे बच्चों का? पक्की बात बेटा। देखो सबके बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी में जो फीचर्स दिए हैं बेटा, हमें वो वाले फीचर्स याद रखने हैं। एनसीईआरटी ने जो फीचर्स दिए हैं बेटा, हमें वो फीचर्स याद रखने हैं, ठीक है। यस, सबसे पहले वैसे मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब हमें इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इवोल्यूशन ऑफ मैन। बेटा आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, आप इसे लिखना स्टार्ट करो। ये वही इंफॉर्मेशन है जो हमने, यस काइंड ऑफ लेट चैट, ठीक है। देखो आप लिखना स्टार्ट करो, मैं समझा रही हूं, जहां आपको पॉज करके मैं आपको याद करवा दूंगी, आई प्रॉमिस। आप आराम से पहले इसे लिखो, ठीक है। देखो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस दोनों एक टाइम पे बेटा को एग्जिस्ट करते थे, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स अगो। अब ऑफकोर्स बेटा सबका जो जॉ था ना, जब तक क्रो-मैग्नन मैन नहीं आया, क्रो-मैग्नन का मैन जो जबड़ा था बेटा वो थोड़ा अंदर की तरफ था, बाकी सबका जॉ जो था वो प्रोट्रूडेड था, एप्स के जैसा, है ना। तो ड्रायोपिथिकस को अगर आप देखोगे तो इसका भी जबड़ा वैसे बाहर था, रामापिथिकस का भी था। दोनों की बॉडी बेटा डेंस हेयर से कवर थी, भरे भरे बेटा बाल से कवर थी। दोनों गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे, दोनों 15 मिलियन ईयर्स अगो कोएग्जिस्ट करते थे। बट एनसीईआरटी में एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि ड्रायोपिथिकस ज्यादा एप लाइक थे, रामापिथिकस कंपैरेटिवली ज्यादा मैन लाइक थे। रामा मैन लाइक थे, ड्रायो एप लाइक थे, ठीक है। यस यस, तो बॉडी कवर्ड विद डेंस हेयर, मोर एप लाइक, यहां पे लिखो 15 मिलियन ईयर्स अगो, और वॉक्ड लाइक चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास। ठीक है, मैं आपको लास्ट में ना एक फ्लो चार्ट बताऊंगी इसका, जैसे अभी तो आप ऐसे करके कर रहे हो ना, आप क्या करोगे, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगी जो आपको ना वैसे ही बना के अपने टेबल के आगे चिपका देना है। आप एवरीडे उसे देखोगे, आपको लर्न हो जाएगा। वो लास्ट में करेंगे, पहले हम इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, तो आप लास्ट में क्या करोगे, उस फ्लो चार्ट को बनाओगे, ठीक है। यस, रामापिथिकस की भी बॉडी कवर्ड विद डेंस हेयर जस्ट लाइक बेटा ड्रायोपिथिकस, मोर ह्यूमन लाइक, मैं बता चुकी हूं। ऑब्टेन फ्रॉम शिवालिक हिल, जिसकी वजह से इनका नाम रामापिथिकस पड़ा, पर शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बेटा ये भी 15 मिलियन ईयर्स अगो। एंड बेटा इनके बारे में भी लिखोगे, वॉक्ड लाइक चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला। पहले तुम ये लिखो, फिर मैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस से शुरू करती हूं, क्योंकि इन दोनों की तो बेटा क्रेनियल कैपेसिटी दी नहीं हुई है, ब्रेन साइज, इन लोगों के ब्रेन साइज के बारे में बताया नहीं हुआ है, लेकिन आपके बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस से शुरू हो जाता है ब्रेन साइज बताना, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बेटा शुरू हो जाता है ब्रेन साइज बताना। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एग्जिस्ट करते थे अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, तब से चालू हुए। ये डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर बताती हूं, ठीक है। आज बेटा आज बिल्कुल 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 डन हो गया बेटा, डन हो गया। देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लिए दो डेटा है, एक तो बेटा ये एग्जिस्ट आए कब, एग्जिस्टेंस में 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, और ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रह रहे थे, कहां बेटा, 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये वाला डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कहां रह रहे थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड।
ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ये आपको याद रखना है। दे वर लिविंग इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रालोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रह रहे थे। अभी तक तो बेटा ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस कैसे वॉक कर रहे थे? चिंपैंजीज जैसे, गोरिलास जैसे। पहली बारी बाईपेडल मूवमेंट किसने शो करा था बेटा? ऑस्ट्रालोपिथिकस ने। अब बाईपेडल मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपरली उनके हाथ ऊपर उठ गए, एकदम प्रॉपर तरीके से वो चलने लग गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। लेकिन एटलीस्ट उनका पोस्चर जो है वो दो लिम्स पे हुआ। पहले बेटा चिंपैंजीज, गोरिल्ला चारों लिम्ब पे चल रहे हैं। पहली बारी बाईपेडल, बाई मतलब दो टांगों पर खड़े होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑस्ट्रालोपिथिकस के पास थी। लेकिन वो खड़े नहीं हो गए थे बेटा, इरेक्ट पोस्चर नहीं था और प्रॉपरली सीधे नहीं हुए। बट समझ पा रहे हो ना बेटा? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? 2 टांगों पर पहली बारी चलना किसने स्टार्ट किया बेटा? ऑस्ट्रालोपिथिकस ने। इनके बारे में आप लिखोगे फर्स्ट टाइम क्या शो किया बेटा? बाईपेडल मूवमेंट। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या शुरू किया? बाईपेडल मूवमेंट। इरेक्ट नहीं थे बेटा, फर्स्ट टाइम बाईपेडल मूवमेंट। ठीक है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी एनसीईआरटी मेंशन करती है। ऑफ कोर्स क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है विद सम एक्सेप्शन, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, यस, विद सम एक्सेप्शन। बेटा याद रखना है सारे जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, मैं वैसे लास्ट में फ्लो चार्ट जो बताऊंगी वही आप लास्ट में, अभी तो आप डिटेल में मतलब ऐसे करके पढ़ लो, लास्ट वाला फ्लो चार्ट में ना आपको रिवाइज भी हो जाएगा और वही एक फ्लो चार्ट A4 साइज का अगर आप अपने सामने लगा दोगे तो आपको सारा डेटा हमेशा याद रहेगा। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी बच्चों, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी बच्चों वो थी 500 सीसी। यहां से बेटा सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, यहां से बेटा क्रेनियल कैपेसिटी डिस्क्राइब करना स्टार्ट हुआ है। मैं होमो हैबिलिस को मिटा दे रही हूं, अभी 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथिकस को फ्रूट्स खाने का बड़ा शौक था। इनको क्या खाने का बड़ा शौक था? फ्रूट्स खाने का। इनको फ्रूट्स खाने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने कुछ टूल्स बनाने। अब बेटा फर्स्ट टाइम 2 टांगों पे चले, ठीक है, और थोड़े बहुत हाथ को यूज करके ये टूल्स बनाते थे। लेकिन शुरू हुआ था, और कोई भी चीज शुरू होती है तो परफेक्ट तो नहीं हो सकती, तो इन लोगों ने बस शुरू किया था टूल बनाना। परफेक्ट टूल कौन बना पाए? होमो हैबिलिस, एबल मैन बोलते हैं उसको, जो इसका आगे आएगा। लेकिन इन्होंने शुरुआत की, और जब इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने टूल्स क्यों बनाए? इन्होंने फ्रूट्स खाने के लिए टूल बनाए, जो आपको याद रखना है, जो आपको बेटा याद रखना है। दे स्टार्टेड मेकिंग स्टोन वेपन्स। टूल मतलब क्या? स्टोन वेपन्स। इन्होंने स्टोन वेपन क्या खाने के लिए बनाया? फ्रूट खाने के लिए, याद रखना है। ठीक है, कौन फ्रूट खाता था, कौन मीट खाता था, कौन नहीं खाता था। ठीक है, यस, सीसी मींस दिस इज द यूनिट बेटा। आप क्रेनियल कैपेसिटी को सीसी बोलते हैं ना, क्रेनियल कैपेसिटी यूनिट, यूनिट ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी। अच्छा, क्या मैं बता रही थी बेटा? दे मेड स्टोन वेपन्स टू ईट फ्रूट, टू ईट फ्रूट। क्या खाने के लिए? फ्रूट खाने के लिए। ठीक है, ये नोट कर लो। यस, ठीक है। ऑस्ट्रालोपिथिकस के बाद आए बेटा कौन? होमो हैबिलिस। होमो वर्ड आ गया मतलब होमिनिड लाइक, ह्यूमन लाइक। हैबिलिस क्यों बोला? हैबिलिस, एबल, एबल, एबल मैन, इसीलिए हैबिलिस, एबल। होमो हैबिलिस जो थे इनको बोलते थे एबल मैन। एबल मैन क्यों बोलते थे? क्योंकि ये परफेक्ट टूल मेकर्स थे, ये परफेक्ट टूल्स बनाते थे। ठीक है, इनके हाथ बेटा फ्री हो गए तो ये टूल्स बनाने लग गए। ठीक है, अभी तक इनका पोस्चर इरेक्ट नहीं हुआ, थोड़े झुके हुए थे, क्योंकि इरेक्ट पोस्चर जिनका था वो थे होमो इरेक्टस, वो थे होमो इरेक्टस। बट ये बेटा होमो मीन्स होमिनिड लाइक, होमिनिड लाइक मतलब ह्यूमन लाइक, हैबिलिस मतलब एबल मैन। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 650 टू अप्रोक्सीमेटली बेटा 800 सीसी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इनको हम पहले तो लिखेंगे द एबल मैन, एबल मैन
इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है बच्चों, वो है अप्रोक्सीमेटली 650 to 800 सीसी। मैं साइड में ही लिख रही हूं, ठीक है, मैं इसी साइड लिख रही हूं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इतनी होगी। मैंने क्या कहा, ये थे परफेक्ट टूल मेकर्स, परफेक्ट टूल मेकर्स, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ये एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। आप कहोगे कि मैम आप क्यों लिखवा रहे हो कि इसने मीट नहीं खाया, तो नहीं खाया तो मत लिखवाओ, पर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन्होंने फ्रूट खाया, इन्होंने मीट नहीं खाया, तो ऑफ कोर्स वेजिटेरियन ही रहे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ लो तुम तो एकदम बेटा सीसी होगा, हाँ, क्योंकि होमो इरेक्टस के बारे में दिया हुआ है कि दे प्रोबेबली एट मीट, तो जो दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। सो प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। और पता है बेटा, जिन्होंने आग को डिस्कवर किया वो थे इरेक्टस। एकदम इरेक्ट पोस्चर हो गया, इरेक्ट पोस्चर हो गया तो बेटा दिमाग ज्यादा तेज चलने लग गया, ये मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूं, ठीक है। इरेक्ट पोस्चर हो गया, बस हाथ एकदम मस्त फ्री हो गए, हाथ एकदम फ्री हो गए, एकदम इरेक्ट पोस्चर है, ठीक है। उन्होंने आग को डिस्कवर किया, आग को यूज किया, मीट खाया, मीट पकाया, ठीक है। सो दे एट मीट, इरेक्टस। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। और होमिनिड लाइक थे, होमो वर्ड आ गया ना, होमिनिड लाइक मतलब ह्यूमन लाइक। तो डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से एच हेन, ई से क्या आएगा बेटा, होमो इरेक्टस। नाम से पता चल रहा है इरेक्ट पोस्चर। ये कब एग्जिस्ट कर रहे थे, ये एनसीईआरटी में दिया है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। एक बार चेक कर लेना, पर यही दिया है, यही दिया हुआ है, ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी बेटा, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी 650 से 800, इनकी थी 900। अरे भाई, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी बेटा 900 सीसी। फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर, फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर। इनका एक फॉसिल भी मिला था बेटा, इनका एक फॉसिल मिला था, इनके बहुत सारे फॉसिल्स है, जावा मैन, निएंडरथैल, सॉरी फॉसिल जावा मैन, एक था हेडलबर्ग मैन, एक था पेकिंग मैन, ये इनके फॉसिल्स के नाम है। इनका एक फॉसिल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो 1891 में मिला था, जावा मैन बोलते हैं, जावा में मिला था, जावा इज इन इंडोनेशिया, तो वहां पे बेटा इनका फॉसिल मिला था 1891 में, उसका नाम क्या है, जावा मैन। क्योंकि ये होमो इरेक्टस का फॉसिल है, ये पूछा जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर यूज्ड फायर, प्रोबेबली एट मीट, प्रोबेबली एट मीट, इन्होंने मीट खाया, ठीक है। एंड 1891 में फॉसिल वॉज ऑब्टेन्ड कॉल्ड जावा मैन, फॉसिल वॉज ऑब्टेन्ड, जिसको आप क्या बोलते हैं, जावा मैन। यहां तक बेटा कोई दुखद समस्या, यहां तक कोई दुखद समस्या, जावा मैन नॉट गिवन, गिवन है बेटा, गिवन है एनसीईआरटी में। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी चेक कर लेती हूं। हाँ तो फॉसिल इन जावा, इसको जावा मैन ही तो बोलेंगे, 1891 में ये दिया तो है, 1891 में दिया तो है। चलो डन 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 कर लो। एनी दुखद समस्या बच्चा पार्टी, यस। डन 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 डन। पक्की बात,
मैं इसको रिवाइज करा दूंगी लास्ट में। तो डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से HEN, आगे आएगा निएंडरथैलमैन। अब एनसीईआरटी ने निएंडरथैल दिया है, क्रो-मैग्नन मैन जो होता है वो नहीं दिया है, फिर बेटा मॉडर्न मैन दिया हुआ है, होमो सेपियन सेपियन। हम तीनों को डिस्कस करेंगे, निएंडरथैल, क्रो-मैग्नन की, क्योंकि केव पेंटिंग्स के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया तो थोड़ा सा हम बता देंगे, ठीक है। यस, पक्की बात, सब लोगों ने कर लिया। क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है 500 सीसी, 650 से 800 सीसी एंड 900 सीसी अभी तक, ठीक है। यस एवरीवन, नेक्स्ट, इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको आप हटा दो, और ये इनके सारे फॉसिल्स लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर आता है बेटा निएंडरथैलमैन। देखो पहले आप सुनना मेरी बात, ये तीन बचे हैं बेटा हमारे, निएंडरथैल, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियन सेपियन। ये तीनों बेटा एक्चुअल में होमो सेपियन ही हैं, होमो सेपियन निएंडरथैलिस, होमो सेपियन फॉसिलिस, होमो सेपियन सेपियंस। पर क्या एनसीईआरटी ने इनके बेटा साइंटिफिक नेम्स दिए हुए? नहीं दिए हुए, नहीं दिए हुए, सिर्फ ये दिया हुआ है। पर मैं आपको बता देती हूं कि ये तीनों ही क्या थे, होमो सेपियंस। एक होमो सेपियन निएंडरथैलिस, एक होमो सेपियन फॉसिलिस, एक होमो सेपियन सेपियन। समझ गए मेरे बच्चों बात? यस। निएंडरथैलमैन के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि जैसे बेटा एनसीईआरटी ने किसके बारे में कहा, एनसीईआरटी ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कहा कि वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रह रहा था अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स अगो, वैसे ही निएंडरथैलमैन के बारे में बेटा क्या बताया, निएंडरथैल के बारे में बताया कि ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया में रह रहा था अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो। ये एनसीईआरटी का डेटा है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो। यहां से ना बेटा कल्चर थोड़ा बहुत डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब इन्होंने बेटा अपने आप को कपड़ों से ढकना स्टार्ट किया, दे यूज टू हाइड देयर बॉडी, ठीक है, विद पुट मतलब समथिंग ओवर देयर बॉडीज, ठीक है। दे यूज टू बरी देयर डेड वंस, ठीक है, और उनको गाड़ते थे, उनके ऊपर फूल चढ़ाते थे। तो यहां से थोड़ा बहुत बेटा ये चीज चालू हुई। कहां से? निएंडरथैलमैन। जबड़ा अभी भी बाहर था, ठीक है, जबड़ा थोड़ा सा अंदर हुआ क्रो-मैग्नन मैन से। क्रो-मैग्नन कल्चरली और भी ज्यादा बेटा अच्छे थे, केव पेंटिंग्स बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर बेटा केव पेंटिंग्स बनाते थे, डिजाइन्स बनाते थे, ज्वेलरी डिजाइन्स बनाते थे। इनकी केव पेंटिंग बेटा ऑब्टेन भी की गई है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिख रहे हैं कि दे यूज्ड टू लिव इन सम पार्ट ऑफ बेटा सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, दे यूज्ड टू बरी देयर डेड वंस, इनफैक्ट पुट फ्लावर्स ऑन देम, डेड वन के ऊपर पुट फ्लावर ऑन देम, यूज्ड टू कवर देयर बॉडी, यूज्ड टू कवर देयर बॉडी। यहां से थोड़ा सोशली ये सारी चीजें आना चालू हुई, ठीक है। यस, क्रो-मैग्नन मैन। अच्छा, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी से तो बेटा नीट में बहुत ही तगड़ा एक सवाल आया था, मेरी बात सुनना। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1400 सीसी। एनसीईआरटी कभी कभी बेटा बोलते हैं ना वैसा क्वेश्चन दे देती है जिससे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वंस इन अ वाइल ऐसा होता है। ये आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 का या 19 का आया हुआ सवाल है, कोई मैं आपको अभी बताऊंगी, जिसमें मैच द फॉलोइंग था। अब हुआ ये, मेरी बात सुनना, एक्चुअल में निएंडरथैल की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो एनसीईआरटी मेंशन करती है। देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी 500 सीसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन है बेटा, होमो हैबिलिस, उनकी बेटा 650 से 800 सीसी। फिर आते हैं बेटा निएंडरथैल, होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 900। फिर आते हैं निएंडरथैल जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 1400, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनकी क्लियरली मेंशन है कि 1400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है। क्रो-मैग्नन मैन के बारे में तो एनसीईआरटी देती ही नहीं है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। हालांकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है बच्चों क्या, अप्रोक्सीमेटली 1650 सीसी, लेकिन क्रो-मैग्नन के बारे में एनसीईआरटी ने तो दिया ही नहीं है, तो उसका तो कोई लोड नहीं है। और मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियन सेपियन के बारे में ना, ये 1450 नहीं है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, ऐसे हटाओ। अब हुआ ये बेटा कि होमो सेपियन सेपियन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी मॉडर्न मैन की, एनसीईआरटी ने शायद ही लिखा हुआ है कहीं, मैं आपको अभी रीड भी करा दूंगी कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट निएंडरथैल जैसी है।
ऑलमोस्ट निएंडरथल जैसी है, बट कितनी है? अब आप या तो उसकी 1400 बोलोगे या तो इसकी 1400 बोलोगे। अगर इसकी 1400 बोलोगे तो फिर बेटा जो हमारा एक पेपर जो आया था, पेपर में जो है, पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप मार्क करोगे, जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग बेटा होमो सेपियन सेपियन की क्रेनियल कैपेसिटी है 1350 सीसी। कितनी है? 1350। अब हालांकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट इतनी ही है बेटा, 1400 से 1450, 1400 से 1450 ही है आपके होमो सेपियन सेपियन की, बट एनसीईआरटी ने डेटा दिया नहीं हुआ है। अब एनसीईआरटी ने क्योंकि उसके लिए डेटा नहीं दिया हुआ, जिसके लिए दिया हुआ है वो था निएंडरथल। तो मैच द फॉलोइंग जब भी आएगा तो आपको एटलीस्ट वो डेटा तो बेटा उसके लिए एग्जैक्टली वही डेटा मैच करना जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी ने क्योंकि निएंडरथल का 1400 दिया हुआ है, तो अगर निएंडरथल भी ऑप्शन में रहता है, होमो सेपियन सेपियन भी रहता है, तो आप कभी होमो सेपियन सेपियन का 1400 मार्क नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात सारे बच्चे समझ रहे हो? यस, पहले मेरी बात बताओ। यस, क्या आप समझे मैं क्या कह रही हूं? क्योंकि निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी तो क्लियरली एनसीईआरटी ने दी हुई है कि वो 1400 है। तो अगर निएंडरथल की 1400 एनसीईआरटी ने दी हुई है, आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे आप निएंडरथल की तो 1400 ही मार्क करोगे। हालांकि जब हम बेटा उससे पहले बताते थे ना, तो हम हमेशा होमो सेपियन सेपियन की क्रेनियल कैपेसिटी जो बताते थे वो 1400 1450 बताते थे। अब क्योंकि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं जिसमें, हालांकि बेटा बच्चों ने दिमाग अपना लगाया और बच्चों को भी पता है कि हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजों को मार्क करना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो निएंडरथल की क्लियरली वहां पे 1400 हो जाती है और होमो सेपियन सेपियन की फिर आप 1350 कहते हो। अब क्रो-मैग्नन की बेटा क्या है क्रेनियल कैपेसिटी? 1650। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूं, आप ऐड कर लो। ये बेटा आर्टिस्टिकली बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत आर्टिस्टिकली अच्छे थे, ज्वेलरी डिजाइन्स बनाते थे, केव पेंटिंग्स बनाते थे, और ये केव पेंटिंग्स बेटा इज ऑब्टेन्ड 18,000 ईयर्स अगो, जो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। देयर केव पेंटिंग्स वर ऑब्टेन्ड, जो कि मध्य प्रदेश में भी ऑब्टेन है, आप देखोगे वहां पे है, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो मैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं लिखवा रही हूं बच्चों। ठीक है, ये भी नहीं दिया है, ये हमने लिख लिया है, कोई बात नहीं, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो वी आर नॉट मेंशनिंग अ लॉट अबाउट दिस। होमो सेपियन सेपियन द मॉडर्न मैन, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होगी बेटा? अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको समझ आ जाएगा। द मॉडर्न मैन बेटा क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होगी बेटा? 1350 सीसी। हाँ भीमबेटका, बट बेटा लिखो मत, जो लोग एमपी के हैं आई थिंक उनको पता होगा भीमबेटका, वहीं से वो केव पेंटिंग ऑब्टेन की गई है ना। एमपी वाला पॉइंट एनसी दिया हुआ है क्या बेटा? दिया हुआ है क्या? तो फिर मैं लिखवा देती हूँ, चलो मैं क्या बोलते हैं इसको, वो करूंगी, एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, कोई नहीं। अच्छा, इट इज गिवन। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम भीमबेटका मध्य प्रदेश। चलो मैं देख लूंगी, तुम कोई कह रहा है कि मैम दिया हुआ है, कोई कह रहा है नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई कह रहा है दिया हुआ है, कोई कह रहा है नहीं दिया हुआ है, मैं चेक कर लूंगी। मैं चेक कर लूंगी, आप नोट कर लो। रायसेन डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, चलो चलो आप लिख लो, कोई नहीं, स्पेलिंग बेटा चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो आप इग्नोर कर सकते हो, अगर दिया हुआ है तो बेटा आप याद रख लेना, ठीक है। यस, चलो पहले मुझे बताओ बेटा, यहां तक कोई दुखद समस्या? यहां तक कोई दुखद समस्या बेटा? यस, डन डन डन, न्यू एनसीईआरटी में है। अच्छा ठीक है, यहां तक बेटा कोई दुखद समस्या?
होमोसेपियन सेपियन द मॉडर्न मैन 1350 सीसी बेटा क्रेनियल कैपेसिटी. दे ब्रॉट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, दे ब्रॉट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन अराउंड बेटा रेवोल्यूशन अराउंड 10,000 years ago, अराउंड 10,000 years ago. ठीक है. दे ऑल्सो बॉट बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्सेट्रा. हम ह्यूमन सेटलमेंट्स लेके आए, हम बेटा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लेके आए, हम बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए. ठीक है. होमो सेपियन सेपियन क्रेनियल कैपेसिटी बेटा, हाँ एजुकेशनल रेवोल्यूशन. क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी से ना मैं साइड हो जाती हूँ, ब्रेन साइज अफेक्ट हो रही. तो बच्चे पूछ रहे मैम क्रेनियल कैपेसिटी क्यों रिड्यूस हुई? क्रेनियल कैपेसिटी इसलिए रिड्यूस हुई बिकॉज इट वाज आल्सो अफेक्टिंग द ब्रेन साइज. और आपको पता है बेटा इवोल्यूशनरी अगर आप देखोगे तो जो चाइल्ड बर्थ होता है वो कैसे होता है बेटा, आपको पता है वाया दी हेड. तो इवोल्यूशनरी अगर आप देखोगे तो ब्रेन साइज अगर हेड साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वो फेवरेबल चीज नहीं होती फॉर द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ. तो इवोल्यूशनरी क्या हुआ, साइज को बेटा ब्रेन के वैसा रखा गया जिससे ये चीज ज्यादा इंपैक्ट ना हो. दिस इज अ वेरी गुड क्रेनियल कैपेसिटी बेटा. अगर 1400 सीसी भी है दैट इज अ गुड क्रेनियल कैपेसिटी. ठीक है. सो इवोल्यूशनरी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, तो इवोल्यूशन में बेटा ऐसा ही तो होता है, राइट. दैट वाज द रीजन कि थोड़ी सी क्रेनियल कैपेसिटी रिड्यूस होगी बिकॉज इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द ब्रेन साइज, द हेड साइज. डन. एक फ्लो चार्ट बनवाऊं मैं इसका पहले, एनसीईआरटी की रीडिंग कराने से पहले. एक बारी मैं बेटा इसका फ्लो, आप पहले इसे नोट कर लो, एक बारी मैं इसका फ्लो चार्ट बनवाती हूं एनसीईआरटी की रीडिंग करने से पहले. ठीक है. डन ननाडन, पहले कर लो. सबका हो गया बेटा, पक्की बात. खुद बना लेंगे. अरे खुद तो बना सकते हो तो क्या हुआ, मैं बनवा देती हूं. खुद तो बना ही लोगे, लेकिन खुद कब जाके बनाओगे या नहीं बनाओगे उस पर कोई भरोसा नहीं है. आप मेरे साथ को इसको बना के बेटा रिवाइज भी तो कर लोगे. सोच के देखो, ऐसे लिखने में ना और फ्लोचार्ट बनाने में बेटा बहुत फर्क होता है. अभी आपको खुद ही पता चलेगा. ऐसे करके लिखने में और फ्लोचार्ट बनाने में बहुत फर्क होता है. डन हो गया बेटा, पक्की बात. पेन कहां गया? चलो एक किसी का बेटा फ्लोचार्ट पहले बनाओ. अब फ्लोचार्ट जो बनाऊंगी बेटा वो मैं ऐसे बनाऊंगी कि एवोल्यूशन इस तरीके से हो रहा है ना, तो मैं नीचे से ऐसे बना रही हूं, मैं ऐसे बना रही हूं, आपको भी ऐसे बनाना है. जैसे मैं यहां पे क्या लिख रही हूं बेटा, ड्रायोपिथिकस. सबसे नीचे में क्या लिख रही हूं, ड्रायोपिथिकस. ड्रायोपिथिकस. ठीक है. आप बेटा मेरे साथ साथ में इसके पॉइंट्स बताते जाओ. ड्रायोपिथिकस के बारे में हमने बेटा क्या पढ़ा, ड्रायोपिथिकस के बारे में मैंने बताया आपको. बिल्कुल मैं छोटा छोटा लिखूंगी क्योंकि आप पढ़ चुके हो, बट ऐसा ही फ्लो चार्ट आपको बताना है. एप लाइक, ये ज्यादा एप लाइक थे, हेयरी थे 15 मिलियन ईयर्स अगो, वॉक लाइक चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला.
ठीक, इसके बाद क्या बनाना है? डॉक्टर रामापिथिकस शिवालिक हिल्स 15 million years ago, more human like, 15 million years ago, more human like, hairy, walk like chimpanzees and gorilla, वॉक लाइक। ये बेटा आपको मेरे साथ साथ में ना रिवाइज करते हुए बनाना है, आप भी रिवाइज करते हुए बनाओ, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो बेटा, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो। ड्रायोपिथिकस आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए, ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस 15 million years ago, 15 million years ago, more ape like, more human like, walk like chimpanzees and gorillas 15 million years ago। या ऐसे करते करते बेटा बनाओ। अब मैं आपको पहले याद करवाती हूं, फिर मैं यहां पे लिखूंगी। फिर कौन है? ऑस्ट्रालोपिथिकस। क्या पढ़ा इसके बारे में? 500 cc क्रेनियल कैपेसिटी, फर्स्ट टाइम बाइपेडल मूवमेंट, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रह रहे थे 2 million years ago, और आपने लिखा होगा स्टोन वेपन्स बनाते थे फ्रूट खाने के लिए। ठीक है, यस यस। तो इसी तरीके से बेटा आपको लिखना है। चलो रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रालोपिथिकस। ये नहीं कि सिर्फ बेटा छाप लिया यहां से, छाप तो लोगे ही बेटा, लेकिन छापने की भी बेटा एक वो होती है ना तरीका। ऑस्ट्रालोपिथिकस 500 cc क्रेनियल कैपेसिटी, 2 million years ago, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ऑस्ट्रालोपिथिकस बाइपेडल मूवमेंट, ऑस्ट्रालोपिथिकस स्टोन वेपन्स टू ईट फ्रूट, स्टोन वेपन टू ईट फ्रूट। कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके बाद कौन आए? The able man, hominid like, homo habilis, 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी, होमिनिड लाइक यानी ह्यूमन लाइक, 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी, होमिनिड लाइक, परफेक्ट टूल मेकर, परफेक्ट टूल मेकर। और इनके बारे में कुछ बताया हमने? डिड नॉट ईट मीट, डिड नॉट ईट मीट। ऑस्ट्रेलिया से हेन, HE, दैट इज इरेक्टस, फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर, होमो इरेक्टस फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर, प्रोबेबली एट मीट, 900 क्रेनियल कैपेसिटी, और इनका फॉसिल जावा मैन, प्रोबेबली वर लिविंग अराउंड 1.5 million years ago। ठीक है जी, 1.5 million years ago, 1891 में लिविंग इन जावा, इंडोनेशिया। देन इरेक्ट पोस्चर, देन 900 cranial capacity, use fire, 8 meat, 8 meat, done? Yes everyone, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, अरे
अरे भाई होमो इरेक्टस के बाद बेटा कौन? निएंडरथल। $1400 सीसी, 1400 सीसी। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में बेटा ये रह रहे थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये रह रहे थे कितने साल पहले? 1 lakh to 40,000 years ago, 1 lakh to 40,000 years ago, east and central part of Asia. Bury their dead ones. Bury की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? Bury dead one. Put flower. सेरेमनी बेसिकली सेलिब्रेट मतलब मनाते थे, सेरेमनी है ऑर्गेनाइज करते थे। निएंडरथल के बाद कौन भाई साहब आए? क्रो-मैग्नन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, और क्रो-मैग्नन के बाद होमो सेपियन, सेपियन द मॉडर्न मैन। चलो हमारी जगह हो गई, मुझे लग नहीं रहा था होगी, हो गई ना, इतना तो काफी है। इन तीनों को होमो सेपियन, एक है होमो सेपियन सेपियन, एक है होमो सेपियन फॉसिलिस, एक है होमो सेपियन निएंडरथलिस। ठीक है। क्रो-मैग्नन 1650 सीसी, केव पेंटिंग्स। इतना काफी है बेटा, छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ किया बेटा इन्होंने। 1350 सीसी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एवरीथिंग। अब मुझे बताओ बेटा, ये फ्लो चार्ट से आपको समझ में लग जाएगा? यस? अच्छा दिख नहीं रहा है? अरे तो दिख नहीं रहा है तो बेटा नलायकों, दिख नहीं रहा है, ये सारा डेटा लिखा नहीं हुआ अपने नोटबुक में? दिख नहीं रहा है तो डेटा अपने नोटबुक में लिखा नहीं हुआ है? कैसी बातें कर रहे हो? अपनी नोटबुक से देख के लिख लो। एक तो मैंने तुम्हारे लिए ये एक ऐसी चीज बनाई जो तुम्हें खुद करनी चाहिए थी। हद नहीं है? अब मेरे को ये बताओ बेटा, क्या ये फ्लो चार्ट से आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं रह जाएंगे? यही है ह्यूमन एवोल्यूशन, यही है ह्यूमन एवोल्यूशन। यस? डन डनाडन डन कर लो पहले, डन डनाडन डन। पक्की बात, एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले, पीवाईक्यूज कर ले, एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले। एक बेटा इकोलॉजी का ना वो मिमिक्री और केमोफ्लैज वाला एक टॉपिक है जो आपकी इकोलॉजी में कहीं पे है, रुपेश सर बता रहे थे। वो एक दो लाइन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? और वो मैं बता दूंगी, पहले हम इसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं, ठीक है? बहुत इजी ही है वैसे तो, ठीक है? ज्यादा नहीं है कुछ भी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। डन 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 बेटा, एक थम्स अप दे दो, एक थम्स अप दे दो, एक थम्स अप दे दो अगर हो गया है तो। आई थिंक हो गया होगा, ठीक है? एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। About 15 million years ago, the primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing 15 million years ago. They were hairy, walked like gorillas and chimpanzees. सारे पॉइंट्स बेटा एनसीईआरटी वाले। Ramapithecus were more man-like,
ड्रायोपिथिकस वाज मोर ape like. ठीक है. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid-like features leading to the belief. ऑस्ट्रालोपिथिकस की बात कर रहे हैं बच्चों, ऑस्ट्रालोपिथिकस की बात कर रहे हैं कि होमिनिड-लाइक फीचर जो फॉसिल्स मिले, कहां पे मिले बेटा? तंजानिया एंड इथियोपिया में. इनमें जो होमिनिड-लाइक, ह्यूमन-लाइक फीचर दिख रहे थे, इससे ये पता चल रहा था कि अराउंड 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो man-like primate walked in eastern Africa, Australopithecus. They were not taller than 4 feet but walked upright. बेटा ये वाला पॉइंट लिख लो, they were not taller than 4 feet. ये वाला पॉइंट हमने Australopithecus के लिए लिखा नहीं है. उनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, बट वो अपराइट चलते थे. अपराइट मतलब they did not walk like gorillas and chimpanzees. अपराइट का मतलब होता है बाईपेडल मूवमेंट. बाईपेडल मूवमेंट. 2 million years ago, Australopithecus lived in East African grassland. Evidence showed that they hunted with stone weapons, but essentially they ate fruit. क्या खाते थे? फल खाते थे. लिख चुके हैं हम. Some of the bones among the bones discovered were different. This creature was called the first human-like being, hominid. कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो दूसरे फॉसिल से अलग थे, जो कि होमिनिड लाइक और ज्यादा थे, यानी कि होमो हैबिलिस की ये बात कर रहे हैं. दे वर कॉल्ड एज होमो हैबिलिस. इनकी ब्रेन कैपेसिटी, इसकी ब्रेन कैपेसिटी दी नहीं हुई है, बट आप याद रखो, ये याद रखो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी. देयर क्रेनियल कैपेसिटी वाज बिटवीन 650 to 800 cc. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. लिखा हुआ है ना, होमो हैबिलिस डिड नॉट ईट मीट. वो मीट नहीं खाते थे. फिर क्या बोला? फॉसिल्स जो जावा में मिले 1891 में रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज, जो कि है होमो इरेक्टस अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. होमो इरेक्टस हैज अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc. दे प्रोबेबली एट मीट. ये मीट खाते थे. एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको याद रखना है. ठीक है. निएंडरथल मैन हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 cc. इसीलिए ये याद रखना है. इसीलिए 1400 जब भी आएगा तो आपको निएंडरथल के लिए ही मार्क करना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में निएंडरथल के लिए दिया हुआ है. ठीक है. Lived in East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. ये डेटा भी याद रखना है. किसके लिए कौन सा ईयर दिया हुआ है वो भी याद रखना है. ठीक है. They hide their body, they buried their dead ones. ये कल्चर वल्चर थोड़ा सा बेटा क्या बोलते हैं, सेरेमनी वगैरह ये करते थे, जो हमने लिखा है. होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका. ऑफकोर्स बेटा, होमो सेपियंस यानी कि हम बात कर रहे हैं निएंडरथल की. होमो सेपियंस यानी कि हम बात कर रहे हैं क्रो-मैग्नन की. होमो सेपियन यानी कि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मैन की. इनका जो ओरिजिन हुआ वो अफ्रीका में ही हुआ और फिर वो वाइड स्प्रेड हो गए. ठीक है. सो they arose in Africa and moved across the different continents and they developed into different races during the ice age. अच्छा, एक चीज और ऐड करो. मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियन सेपियन, हमारी जो एज है उसको आइस एज बोलते हैं, वो लिखो, ऐड कर लो बेटा. ड्यूरिंग द आइस एज 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज. मॉडर्न होमो सेपियंस का मतलब है होमो सेपियन सेपियन. ये डेटा ऐड कर लो बेटा. एक आधा चीज छूट जाए तो कोई बात नहीं, ऐड कर लो बेटा. एक बारी बेटा ऐड कर लो. 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द आइस एज. आइस एज में मॉडर्न होमो सेपियन अरोज मतलब कि मॉडर्न मैन. ठीक है. आगे देखो बेटा. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो. बेटा इसमें नहीं दिया, आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया होगा. क्या न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है? मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ. कहाँ पे आपने पढ़ा? Agriculture came around 10,000 years back. Human settlement started. The rest, what happened, is a part of human history, growth and decline of this. बेटा ये आपने कहाँ पढ़ा कि उसमें दिया हुआ है? इसमें लाइन मिसिंग है. ओल्ड एनसीईआरटी में है या सिर्फ वो न्यू एनसीईआरटी में दी हुई है? हो सकता है कि न्यू एनसीईआरटी में, हो सकता है आप कह रहे हो कि मैम एक लाइन मिसिंग है, अब मुझे नहीं पता. एक बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में है. चलो हमने लिखा हुआ है तो न्यू एनसीईआरटी में है, तो चलो हमने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. बेटा ये एक ना एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एडल्ट, आपको कुछ बनाना नहीं है, ये मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. वो इन्फॉर्मेशन अगर कभी आए तो किस तरीके से आती है, बस वो याद रख लो. जो ये लाइन लिखी हुई है कि ना, एक बेटा एक यहाँ पे दिया हुआ है एडल्ट चिंपैंजी का स्कल. चिंपैंजीज और बेटा ह्यूमंस के बीच की सिमिलैरिटी दिखाई हुई है स्कल की. ठीक है.
तो ये एडल्ट चिंपैंजी का स्कल दिखाया हुआ है, जो कि बाहर की तरफ इसका जॉ है, जैसा कि एक्चुअल में आपके रामापिथिकस का, ड्रायोपिथिकस का, ऑस्ट्रालोपिथिकस का, निएंडरथल का, इनका जॉ बाहर की तरफ होता था, जैसे आपको इसका दिख रहा है एडल्ट चिंपैंजी का स्कल देखो। लेकिन अगर तुम बेबी चिंपैंजी का स्कल देखोगे ना, तो बेबी चिंपैंजी का स्कल जो कि ये है, ये अपने एडल्ट चिंपैंजी से ज्यादा ह्यूमंस के जैसा मैच कर रहा है। देखो यही बस इसमें दिया हुआ है। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी में इसी के बाद दिया हुआ है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो लिख लिया है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेबी चिंपैंजी का स्कल है और ये एडल्ट ह्यूमन का स्कल है। तो इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि अगर आप बेबी चिंपैंजी के स्कल को देखते हो, तो बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो अडल्ट चिंपैंजी से ज्यादा ह्यूमंस के बेटा एडल्ट से स्कल इनका मैच करता है। ठीक है, यस। अब बेटा पहले तो मैं आपको कराऊंगी पीवाईक्यूज, फिर मैं आपको कराऊंगी वो मिमिक्री, और वो जो एक छोटा सा सर ने मेरे को बोला कि वो 2 लाइन एनसीईआरटी की ये वाली मैं आपको बता दूं, तो ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, केमोफ्लेज और मिमिक्री वाला। पर पहले एनसीईआरटी, पहले पीवाईक्यूज करते हैं। पीवाईक्यूज में आप मुझे बताओ कि आप कैसा स्कोर कर रहे हो, और फिर बेटा हम वो करते हैं, फिर आपको लास्ट में थोड़ा सा एक मोटिवेशन और ये सब बताते हैं। ठीक है, डन 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 एवरीबॉडी, यस। एक बच्चा कह रहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला मैं बेटा लेके नहीं आई हूं पेज, लेकिन मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देती हूं, आप उसमें चेक करना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में दिया क्या हुआ है। पहले तो बेटा एक कॉमन लैंड थी, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं ऐसे आपको समझा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे पास क्योंकि नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बेटा ये दिया हुआ है कि, अच्छा मैं पीवाईक्यू भी लगा देती हूँ, आप इसको भी, जो बच्चे ये कर रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ये 2023 है। पर सुन लो एक बारी, पहले तो एक कॉमन लैंड होता था, कॉमन लैंड में बेटा सारी लैंड पास पास थी, फिर बेटा हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुई, लैंड सेपरेट हो गए, जो लैंड पहले एक साथ थे बेटा अब वो दूर दूर हो गए, कहीं दूसरा लैंड किसी और के पास आ गया, कोई लैंड जो किसी और के पास था अब वो सेक्युलर हो गया, अलग चला गया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से बेटा एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे होने लग गया। जैसे अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखोगे ना, तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर जगह में ही शिफ्ट हो गए, जैसे पाउच्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, वो आपको कहीं और नहीं मिलते, अब आपको वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलते हैं। तो जब ये लैंड अलग हुआ तो कुछ एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि वो रिस्ट्रिक्ट हो गए एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे पाउच्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। और कुछ एनिमल्स ऐसे थे बेटा जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हुआ कि वो आपको कई कई जगह पे मिलते हैं, जैसे अफ्रीका में भी एलिफेंट्स मिलते हैं, इंडिया में भी एलिफेंट्स मिलते हैं, चाइना में भी मिलेंगे। तो इस तरीके की कुछ बात उसमें दी हुई है कि एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ। ऑफ कोर्स जैसे एक बात उसमें ये भी दी हुई है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ अमेरिका में ज्वाइन कर गया, तो साउथ अमेरिका के जो बेटा जो भी फ्लोरा फोना थे उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका के जो फ्लोरा फोना थे वो डोमिनेंट होने लग गए, समझ रहे हो आप। तो यही वाली बात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में दी हुई है, कुछ बेटा अलग से नहीं दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप डाउट वाले सेक्शन में जरूर डाउट लिख देना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, इसका आंसर भी आप लोग देने लग गए, कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, वो स्क्रीनशॉट में लेके नहीं आई, बट आई होप आपको समझ में आया। वो एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेटा बात दी हुई है कि पहले लैंड कॉमन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लैंड अलग हुई तो एनिमल्स और फ्लोरा फोना भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब सोचो ना बेटा, कोई अगर लैंड पहले यहां थी, अब वो आके बेटा यहां आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, इसके अकॉर्डिंग उन चेंजेस को बेटा एक्वायर करना, उसमें समय लगा, उसमें जो चीजें हुई है ना। Select the correct group or set of Australian marsupials exhibiting. ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स बेटा आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, तस्मेनियन कैट, ये दोनों क्या है बेटा? प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। लीमर, एंटीटर, वुल्फ। लीमर इज बेटा प्लेसेंटल मैमल, वुल्फ इज ऑल्सो प्लेसेंटल मैमल्स। एक बार चेक कर ले, मैं गलत तो नहीं बता रही। Tasmanian wolf, bobcat, marsupial mole, this is बेटा placental mammal, ठीक है, this is placental mammal, this is placental mammal. Numbat, spotted cuscus, flying phalanger, ये है बेटा आपके marsupials, ये है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल। ऑप्शन 4 विल बी योर आंसर, +4। डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपको बेटा, अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल से याद रहे, प्लेसेंटल मैमल से याद रहे, तो आप क्लियरली बेटा ये चीज कर सकते हो, ठीक है, कोई दुखदार समस्या? +4, ठीक है, करें। नेक्स्ट 2022 चलो बेटा 2022 का पहला क्वेश्चन। नहीं बेटा, पोल से थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, आप सॉल्व करो ना।
जल्दी करो। Which of the following statement is not true? होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही। होमोलॉगी मतलब ओरिजिन सेम, एंसेस्ट्री सेम, फंक्शन अलग। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। एनालॉगस का मतलब होता है ओरिजिन अलग है बट फंक्शन सिमिलर है। मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड शूट बट स्टोर्ड फूड, बिल्कुल करेक्ट है ये। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यस। ओरिजिन अलग थी फिर भी एक जैसा फंक्शन शो किया क्योंकि वो कन्वर्जेंस को शो कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, फंक्शनली कन्वर्ज हो रहे हैं। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर बनते ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से है, ठीक है, ट्रू है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, ना कि होमोलॉगस। और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है बेटा आपको यहीं से पता चलेगा। ये एग्जैक्ट लाइन क्वेश्चन की आई हुई है बेटा, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी के बाहर का कोई एग्जाम्पल नहीं आया, यहीं से आया हुआ है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, बेटा दोनों ही तो फंक्शन सेम कर रही है ना, दोनों का फंक्शन होता है स्विमिंग, ओरिजिन अलग, तो दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। यस, +4 मिल गए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखना। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। बोला एक ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जिसमें इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर वैल्यू को ना सिलेक्ट करके अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू को अगर सिलेक्ट करते हैं, अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो बेटा क्या होगा, अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू या तो ये या तो ये, तो या तो ये या तो ये का क्या मतलब होता है, यानी कि बेटा डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन अगर मीन कैरेक्टर वैल्यू को सिलेक्ट करे तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन। अगर ये और ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट करे तो बेटा डिसरप्टिव सिलेक्शन। +4। कोई दुखद समस्या बेटा, कोई दुखद समस्या, पक्की बात, डन। 2022 का हो गया, 2021 का बेटा ये क्वेश्चन देखो। मैच द लिस्ट, मैच द फॉलोइंग बेटा आइटम। एडेप्टिव रेडिएशन क्लियरली डार्विन फिंचेस, A का 4। अब बेटा इससे आसान सवाल और क्या चाहिए, वैसे बाकी फिर भी मैच कर लो। कन्वर्जेंट, अच्छा इवोल्यूशन भाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन एक्शन की वजह से रेजिस्टेंट वेराइटी बेटा डेवलप कर जाती है, तो D का हो गया 1, D का हो गया 1, D का 1। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट यानी होमोलॉगी, बोन ऑफ फोरलिम इन मैन एंड वेल, C का हो गया 2। और बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी एनालॉगी विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बर्ड। कोई दुखद समस्या, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। करते तो हम इतना सारा है बट बेटा क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछते हैं, हमेशा याद रखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं पूछते हैं बच्चों। डन है। 2020 के बेटा सवाल देखो, इससे ज्यादा सवाल आसान और क्या चाहिए। डन, चलो नेक्स्ट। एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, एक ही ऑप्शन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, डिस्प्रूव्ड बाय वॉन बेयर। क्या चाहिए बेटा इससे ज्यादा सीधा सवाल। 2020 का अगला सवाल करें, 2020 का अगला सवाल करें। देखो रिपीट हुआ है कि नहीं, देखो रिपीट हुआ है कि नहीं क्वेश्चन। अभी आपने कौन से उसमें किया था, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, किसमें किया आपने, 2022 में किया, 2022 में किया। और अभी देखो बेटा 2020 में वापस से आया। ऑल्टरनेट सोचो, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन दोनों बेटा स्विमिंग के काम में आ रही है, ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम, यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से बनते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। थर्ड ऑप्शन हो गया, +3। अगला क्वेश्चन सीधा सवाल, बोलते हैं ना सीधी बात नो बकवास, ये वही है बेटा, सीधी बात नो बकवास। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग। याद है हमने कुछ बेटा टाइम पहले, एवोल्यूशन तो बेटा हमारा बहुत ही ऐसे करके चला है क्योंकि हमारे मंडे ट्यूसडे में इतनी छुट्टियां रही है कि हम ऑन एंड ऑफ एवोल्यूशन ही पढ़ते जा रहे थे पूरे महीने भर।
इतनी देर तक हमने एवोल्यूशन पढ़ा क्योंकि हमारे वीक में एक ही क्लास आ रही थी, छुट्टियां ही इतनी पड़ रही थी। तो ये हमने कई दिनों पहले बेटा एक क्वेश्चन पढ़ा था, इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्या रेशियो था बेटा? जो इवन नंबर थे वो इवन रेशियो था, जो ऑड नंबर था वो ऑड रेशियो था। वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑप्शन 2 इज योर आंसर। ठीक है, +4। 2020 के तीनों सवाल हो गए। 2020 का चौथा सवाल, 2020 का चौथा सवाल, Which of the following refer to the correct example of organism which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action? इसमें से बोला है आप करेक्ट मार्क करो उस ऑप्शन को जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस की वजह से डेवलप किया है। डार्विन फिंचेस इन गैलापेगोस आइलैंड, ह्यूमन एक्शंस नहीं था बेटा, ये तो फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हो, एडाप्टिव रेडिएशन बोल सकते हो। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट, यस हमारे एक्शंस की वजह से आई है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स हमारे एक्शंस की वजह से आई है। ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये भी हमने किया है अलग अलग ब्रीड्स को, यानी कि बी, सी एंड डी। +4। कोई दुखदर्द समस्या कर पा रहे हो सारे बच्चे? पक्की बात? 2019, ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी क्लास में, वैसे तो ये सवाल मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी थी, फिर भी कर लो। जीन लोकस हैज 2 अलील कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 है यानी पी की वैल्यू बेटा 0.4 है, यानी क्यू की वैल्यू बेटा 0.6 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कितना हो जाएगा? 4 4 16। होमोज हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा बेटा? 4 6 24, 0.48। और हेट्रोजाइगोट्स का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हेट्रोजाइगोट्स का ये 2pq है, ये p² है, और बेटा 36.36 हो जाएगा बेटा q²। आप सीक्वेंस में बताओ। 0.16, 0.48, 0.36, ऑप्शन 3 हो जाएगा, करेक्ट है। ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों, यस। +4 दे दे। ये बेटा निकाल पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं सॉल्व कर रही हूं, तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, जो नेचुरल सिलेक्शन से देख रहे हो। नेचुरल सिलेक्शन के उस ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा स्टेबिलाइजिंग, कौन सा डायरेक्शनल, कौन सा डिसरप्टिव, है ना। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg। बेबी का वेट 2 से 5 kg तक रेंज करता है। 97% ऑफ द बेबी विद एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, whereas 99% ऑफ द इन्फेंट्स जो 2 से 2.5 के हैं या 4.5 से 5 के, वो मर जाते हैं। तो एक वेट रेंज बता रखा है, फिर बोला कि यार अगर 3 से 3.5 के बीच में होगा ना, ये 3.3, वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। अगर 3 से कम है यानी 2 से 2.5 या 4 से 4.5 या 4.5 से 5, वो मर जाते हैं। एक्सट्रीम वाले सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। एवरेज मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हो। एवरेज मीन वैल्यू का मतलब होता है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, हमें मिल गया +4। ठीक है, वैसे तो 2019 तक ही पिछले 5 साल के क्वेश्चन हम कर चुके। अब 19 में ही बेटा ये आया था जो मैं आपको बता रही थी ना, ब्रेन कैपेसिटी वाला, वो 19 में ही आया है। एक बार देखो, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैल, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ठीक है, निएंडरथैल जहां दे दिया है ना बेटा, निएंडरथैल, तो निएंडरथैल मतलब 1400। बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। बाकी आप अकॉर्डिंगली मार्क करोगे। देखो, होमो हैबिलिस आपको पता है 650 से 800, होमो इरेक्टस आपको पता है 900, इसके अकॉर्डिंग होमो सेपियन हो गया 1350 सीसी। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1, डी का हो गया 3। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा आप सबको? यस एवरीवन, डन। वैसे तो यहीं तक बेटा पिछले 5 साल के हो जाते हैं, बट मैं अगले 3 क्वेश्चंस भी और ले आई हूं 2018 वाले, ये भी आप कर सकते हो। ये बहुत इजी है, बहुत इजी। 2018 में भी 3 सवाल आए हैं, आप खुद मार्क करके देख लो कि कितना सॉल्वेबल क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी इन द बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। वर्टिब्रेट यानी ह्यूमन, चीता, जो आप बैट कर रहे थे, इनकी जो फोरलिम्ब में सिमिलैरिटी थी, इंडिकेटिंग होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, दे आर एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगी। +4 दे दे, यस। नेक्स्ट बेटा आप इनकरेक्ट मार्क करो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए। फोरलिम्ब ऑफ मैन, बैट, चीता, ये ऊपर के ही क्वेश्चंस। आप देखो, आप सोच के देखो, एक ही पेपर में 2 ऐसे सवाल आए हैं जो एक दूसरे के आंसर्स भी हैं।
जो एक दूसरे के आंसर्स भी हैं। ऊपर क्वेश्चन का आंसर यही तो है, फोर लिम्ब ऑफ मैन बैट चीता, हार्ट ऑफ मैन बैट चीता, ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये सारे होमोलॉगी है। इनकरेक्ट है आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, एनालॉगस स्ट्रक्चर, +4, ठीक है। यस, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। आप पहले मुझे बताओ कितने लोगों के फुल मार्क्स आए इसमें? अभी तक जो हमने पेपर किया वैसे तो इसमें सबके फुल आने चाहिए थे, बट फिर भी एक आधा गलत हुआ है, तो बताओ किस किस के क्या गलत हुए, क्या सही हुए। थोड़ा सा ये एनसीईआरटी की लाइन में आपको बता दूंगी। अच्छा हुआ सॉल्व कर पा रहे हो बेटा। आई नो थोड़ा ज्यादा डेटा वाला चैप्टर है, पर बेटा मैंने आपको कहा है कि पेपर में क्वेश्चन तो आ रहा है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। अगर 2 आ रहे हैं तो मतलब हाई वेटेज वाला चैप्टर है भाई, और अब तो आएगा ही। अगर कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं तो कहीं और तो वेटेज ये लोग डालेंगे ही ना, तो कहीं और वेटेज डालेंगे, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। कुछ अलग से पेपर नहीं आएगा बेटा, ऐसा ही पेपर आएगा, मैं बहुत टाइम से आपको बता रही हूँ, है ना, सही है, ठीक है। पहले बेटा मैं क्या करती हूँ ना, टॉपिक एक बार वाइंड अप कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मन की बात करते हैं। तो एक थोड़ा सा आपके आई थिंक बॉटनी में कहीं पे ये चीज है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक वर्ड दिया होगा केमोफ्लेज, एक वर्ड दिया होगा मिमिक्री। दोनों एक जैसी लगती है बट थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। केमोफ्लेज का मतलब होता है जिस जगह पे कोई भी बेटा पशु, एनिमल, ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो बेटा एग्जैक्टली ऐसी एक एडेप्टेशन शो कर रहा है बचने के लिए। ऑब्वियसली बेटा प्रीडेशन से बचने के लिए वो एक ऐसी चीज कर रहा है कि जैसी जगह पे वो है वैसा रंग बेटा, वैसा ही सराउंडिंग का आपको अभी मैं दिखाऊंगी, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। ऐसे कुछ स्नेक्स होते हैं, कुछ आउल्स होते हैं, कुछ गिरगिट होते हैं, जो जिस जगह पे हैं बिल्कुल उसी के बेटा अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, मिट्टी में है तो मिट्टी के जैसा कलर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज केमोफ्लेज, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव, अपने आप को बचाने का बेटा एक बेसिकली ये एक्शन होता है केमोफ्लेज। मिमिक्री भी वैसी ही होती है, बट मिमिक्री में आप सराउंडिंग के जैसा नहीं कर रहे हो। मिमिक्री का क्या मतलब होता है? कॉपी करना। मिमिक्री का क्या मतलब होता है? कॉपी करना। जैसे आप लोग करते होंगे हमारी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी करना। तो मिमिक्री भी एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपने आप को बचाने के लिए ही करते हैं फ्रॉम गेटिंग ऑफ कोर्स प्रीडेटेड। क्या करते हैं बेटा? जैसे कुछ स्नेक्स का बहुत फेमस एग्जांपल है। वैसे तो मिमिक्री आपको बेटा लिजर्ड्स में भी देखने को मिलती है, पर मिमिक्री में एक्चुअल में जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, बिल्कुल ही नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, लेकिन वो बेटा किसकी बिल्कुल कॉपी करते हैं? बहुत ही खतरनाक विनमस स्नेक की कॉपी करते हैं। क्यों कॉपी करते हैं? ताकि वो कॉपी करके ये बता रहे हैं कि हम वो हैं, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, है ना, उनके जैसा प्रिटेंड कर रहे हैं, है नहीं, मिमिक कर रहे हैं। सराउंडिंग के मिमिक नहीं कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के जैसे होने का मिमिक कर रहे हैं ताकि अपने आप को सेफ रख सके। है तो बेटा बिल्कुल ही नॉन पॉइजनस, एग्जांपल से बता रही हूं, बट वो क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं उसके जैसा बनने की, जो बहुत विनमस स्नेक है। इसे कहते हैं मिमिक्री। समझ गए? Camouflage is an adaptation that allows an animal to blend with the surrounding using a type of coloration or pattern। बिल्कुल ऐसा कलर, ऐसा पैटर्न लेके आते हैं कि ब्लेंड हो जाए, आप डिफरेंशिएट ही ना कर पाओ कि वहां पे कोई एनिमल बैठा हुआ है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। And mimicry is an ability of an organism to imitate the morphological as well as physiological characteristics and behavior of unrelated organism। किसी और ऑर्गेनिज्म की कॉपी कर लेना, ठीक है। एक लाइन एनसीईआरटी में मोनार्क बटरफ्लाई से रिलेटेड दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो एनसीईआरटी में ये आपने या पढ़ोगे। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल टू द प्रेडेटर। उसकी प्रेडेटर होती है एक बर्ड, तो मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल होती है। पर वो डिसटेस्टफुल कैसे बनी? उसने अपने आप को बचाने के लिए बेटा ये चीज की है अपने पूरे लाइफ स्पैन में। देखो कैसे की है। ऑफकोर्स सी बात है, आप खुद सोच के देखो बेटा, बर्ड भी आके किसे खाएगी? जो उसको, अब तुम्हें कोई बेटा सैलेड खाने के लिए देना तो तुम नाक चढ़ा चढ़ा के सैलेड खाओगे, और तुम्हें कोई बोले ना कि छोले भटूरे रखे हुए हैं, मोमोज रखे हुए हैं, बहुत ही टेस्टी है, टेस्टी चीज देख के तुम्हारी जीभ लपलपा जाएगी, और तुम्हें बोले करेले खा लो। हालांकि करेले मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं करेले, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्यों बहुत सारे लोगों को डिसटेस्टफुल लगते हैं। तो डिसटेस्टफुल होगा तो लोग नाक चढ़ाएंगे, खाएंगे नहीं। तो मोनार्क के बारे में बेटा वही बात दी हुई है कि इसके अंदर ना देखो, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी,
इसके बॉडी के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है, जिस केमिकल के प्रेजेंस की वजह से उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर द केमिकल ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। आपको पता है ना कि इसकी बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेजेस होती है, तो ये कैटरपिलर लार्वा पहले होगा, फिर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा ना, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो जब इसका कैटरपिलर लार्वा स्टेज होता है, कैटरपिलर स्टेज होता है बेसिकली, उस स्टेज में ये एक ऐसी वीड पे बेटा फीड करती है, पॉइजनस वीड पे, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर वो केमिकल बनता है, जो केमिकल बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल बनाता है उस बटरफ्लाई को, जिससे कि ऑफकोर्स वो प्रेडेशन से बच जाएगी, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड। क्रिप्टिकली कलर्ड मतलब जैसा देश वैसा भेष, जहां रहेंगे वैसे कलर वैसे पैटर्न को एक्वायर कर लेंगे। To avoid being detected easily by the predator, some are poisonous and therefore avoided by the predators। तो कुछ इंसेक्ट्स और कुछ फ्रॉग की स्पीशीज होती है क्रिप्टिक कलरेशन, यानी कि केमोफ्लेज शो करते हैं, जैसा देश वैसा भेष बन जाते हैं। मिमिक्री नहीं है बेटा, केमोफ्लेज है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। बेटा आप कहीं पे भी लिख सकते हो, वैसे तो आपको लिखने की क्या जरूरत है, आई थिंक इतना तो आपको अंडरस्टूड ही हो रहा है कि आपको आई डोंट थिंक की बहुत लिखने की जरूरत है। आप चाहो तो ये डेफिनेशंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा आप एक बार देखो, देखो जैसी जगह पे है ये गिरगिट भाई साहब, वैसा ही रंग बदलू बन जा रहे हैं। यहाँ पे तो आपको देख के पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कुछ है भी, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक आउल बैठा हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तक मैं इसकी बाउंड्री ना बनाऊं। ये बैठा हुआ है ऐसे, इतना बढ़िया बेटा केमोफ्लेज करा, इतना बढ़िया केमोफ्लेज करा, ये इन भाई साहब की आंखें हैं, ठीक है। ये देखो तितली हमारी मैडम, केमोफ्लेज। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ है तुम सपोले, मिमिक्री, समझ गए? यस, समझ गए? इतना ही समझना था बच्चों। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन प्लानर आपको बता देती हूँ, आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए। आज की क्लास की हमारी समाप्ति ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बेटा, एक सेकेंड मेरे को रुक जाओ बेटा। तो यहां तक हमारा बेटा टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा ना ये मैंने आपको लिख के लेके आई हूं कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल मिला के 6 मंथ्स है आपके पास। टोटल मिला के आपके पास 6 मंथ्स है। आपको 12th के भी बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, आपको 11th के भी बैकलॉग्स और रिवीजन कंप्लीट करना है। किस तरीके से करें कि आपका बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है। पहला जो मेरे को आप लोगों से, पहले मैं आप लोगों से ये बात बता दूं, हाँ समाप्ति मैम अब फाइनली अपने स्टेशन पे आ चुकी है। आज बेटा जाके हमारी समाप्ति एक्सप्रेस जो है वो अपने ठिकाने पर आ चुकी है, अपनी बेटा वो अपने स्थान पर, अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंच चुकी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और अब आप लोगों को अनाउंस कर रही है कि पहला आपका टारगेट 11th पे भागने से अच्छा ये होना चाहिए बच्चों कि आपको 12th क्लास का पोर्शन कंप्लीट करना है। नो बैकलॉग, बट इट इज नॉट ओनली जूलॉजी। आपके पास चारों सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। आपका सबसे पहला टारगेट बेटा ये होना चाहिए कि आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में, जो भी चारों सब्जेक्ट में करंट पोर्शन है और बैकलॉग पोर्शन है, फर्स्ट टारगेट शुड बी बेटा कंप्लीटिंग दैट रादर देन रनिंग आफ्टर 11th पे भाग जाओगे, 12th का कंप्लीट नहीं करोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पहला टारगेट ये है कि मुझे ये पता हो फिजिक्स में मेरा क्या कम है, जूलॉजी में क्या है, बॉटनी में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मेरा बैकलॉग क्या है, मेरा बैकलॉग मुझे किस तरीके से कंप्लीट करना है। पहला टारगेट वो होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मेक अ शेड्यूल टू डिवाइड द टाइम प्रोपोर्शनली टू ईच सब्जेक्ट एंड सिलेबस टू बी कवर्ड। मैंने क्या बोला है कि प्रोपोर्शनली, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बायो ही है, मैथ्स तो है नहीं, इनको मुझे किस तरीके से बेटा टाइम डिवाइड करना है ताकि मेरा टाइम जो है प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज हो पाए। मुझे जूलॉजी बहुत पसंद है तो मैं 10 घंटे जूलॉजी पढ़ के नीट निकाल लूंगी, नहीं होगा ऐसे बेटा। हालांकि जूलॉजी और बॉटनी में तो 360 और 360 का टारगेट करना चाहिए। मच्छर गया बेटा, 360 और 360 टारगेट तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी में अगर स्कोर नहीं करोगे तो फिर किसमें स्कोर करोगे, ठीक है। स्कोर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इजी सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट, मैं हमेशा मानती हूँ बोलने वाली बातें होती है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, बट व्हाट आई फील इजी किसी भी इंसान को वो काम लगता है जो
उसकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होती है या बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस होती है। अगर आपको बायो इजी लगती है तो मीन्स आपकी वो अच्छे से प्रिपेयर्ड है, इंटरेस्ट आता है, समझ में आता है, क्वेश्चंस लगते हैं, मजा आता है, वही आपको आसान लगता है। अब इसमें भी तुम कंपेयर करोगे तो आप कहोगे मैम जूलॉजी में भी ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, क्योंकि वो डिपेंड किया कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आई, कौन सी चीज कम अच्छे से समझ में आई, किसको ज्यादा टाइम दिया, किसको कम टाइम दिया। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट को बेटा अगर आपने, और बेटा बायो तो 360 है और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 360 है, तो ऑफकोर्स सी बात है बायो को तो आपको अच्छा वेटेज है ही है। प्रोपोर्शनली टाइम डिवाइड करना, पहला आपको ये है कि आपको 12th का सिलेबस खत्म करना है। हम आपको रिवीजन कराएंगे ऑब्वियस, जो भी प्लानर होगा, जो भी प्लान होगा वो आपको बताया जाएगा। मुझे नहीं पता हमने अभी तक क्या प्लान किया हुआ है, अभी तक हमने किया नहीं है, हम डिस्कस करेंगे फिर आपके लिए देखेंगे क्या प्लान करना है। बट बच्चों मैं आपको एक ही बात कहूंगी, भले ही मैं ही आपका रिवीजन कराने क्यों ना हूं 11th का, बट आपको देखो आपके पास तो बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल है, आपके पास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल रहेगा, तो आपको तो ये टेंशन नहीं है ना कि मैं अटेंड नहीं करूंगा। तो ये कोई ऑफलाइन तो है नहीं बेटा कि एक दिन नहीं गए तो आपका लॉस हो जाएगा, फिर आपको किसी स्टूडेंट से समझना पड़ेगा, नहीं ना। आपके पास तो बच्चों क्या है, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस है, आप कभी भी कर सकते हो रिवीजन। और मैं तो आपको बेटा एक बात ये सजेस्ट करूंगी कि बड़े बड़े 10 लेक्चर्स देखने का टाइम आपके पास नहीं है। कितना टाइम है बेटा? 6 मंथ्स। आपके पास 6 मंथ्स है, इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। आई वुड सजेस्ट यू, देखो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मत सोचो कि यार बेटा सोच रहे हो अगर मैं आपको बेटा अर्जुनास जैसे पढ़ा दूं कि मैं एनिमल टिश्यू के ही 12 लेक्चर्स आपको पढ़ा रही हूं, इससे आपका फायदा है या नुकसान है? आप मुझे बताओ, इससे आपका फायदा है या नुकसान है? मेरी बात मानोगे, नुकसान है आपका, फायदा नहीं है। जितना छोटा, कंसाइज्ड, लेकिन उसमें सारी चीजें कवर्ड हो, लेकिन बच्चा खुद भी मेहनत करे। ये ना सोचे कि यार टीचर ये सब कुछ बता के चला जाए, मैं तो बस टीचर पे डिपेंडेंट हूं सारा। बेटा इट हैज टू बी म्यूचुअल। आपका फायदा उसमें है कि हम आपको ना थोड़े लेक्चर शॉर्ट दें, 1 शॉट दे दें, हो सकता है कहीं पे जरूरत है तो 2 पार्ट्स में दे दें। बच्चे का ना टाइम लेक्चर देखने में अब वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे का टाइम बेटा ये सोचना है बच्चे को कि मेरे को 2 महीने तो कम से कम या 1 महीना तो कम से कम ये होना चाहिए कि मैं कुछ देखूं ना, मैं कुछ ना देखूं, मैं सिर्फ अपना रिवीजन करूं। वो 1 महीने का टाइम मेरा ये नहीं होना चाहिए कि अब भी मैं लेक्चर देख रहा हूं। लेक्चर नहीं देखना है, एटलीस्ट 1 महीना तो ये रखना है कि मैं सिर्फ रिवीजन करूं और सेल्फ स्टडी करूं। ऐसा टाइम आपको मैनेज करना है कि 1 महीना आपके लिए हो, आप क्लासेस ना देखने आओ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने आओ, मैं तो कभी नहीं कहूंगी। वो 1 महीना आपके एकमात्र अपने खुद के लिए होना चाहिए कि वहां पे मैं एकदम बस आइसोलेटेड होके अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, अब अपना चीजों को ब्रश अप कर रहा हूं। ठीक है, 11th का रिवीजन देखो हम तो स्टार्ट कर देंगे, बट आप तभी करना जब आपको लगे कि ये आपके लिए सही टाइम है, आपका 12th हो चुका है। वरना रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको कभी भी यूटिलाइज कर लो। हमेशा से कहा है मैंने, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, एक एक बार चीजों को पढ़ते हो, तो वो मेहनत भी बेटा काम नहीं आएगी जो एक बारी की मेहनत आपने की है। फ्रॉग का लेक्चर आ जाएगा, आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं फ्रॉग का लेक्चर दूंगी। ठीक है, रिवीजन इज द की। रिवीजन जितनी बार करोगे बेटा उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। एनसीईआरटी उठाओ बेटा, अब मस्त होके एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी की कोई भी स्टेटमेंट नहीं समझ में आती, नोट्स में ढूंढो, अगर नोट्स में आपको मिल जाएगी। बस एनसीईआरटी उठा के रिवीजन करनी है। अच्छा तरीका है 12th का रिवीजन, तो आप बेटा बहुत आसानी से एनसीईआरटी से कर सको, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है आपने। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बेटा आप देख डालो, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप देख डालो। ठीक है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट नहीं दोगे प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मिस्टेक पता नहीं चलेगी, मिस्टेक पता नहीं चलेगी तो आप उसको बेटा रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर गलती ही रह गई तो फिर सीखा क्या? हम बोलते हैं कि गलतियां करो, दैट्स ओके। क्यों? क्योंकि गलतियों से सीखना होता है। तो जब बेटा आप एग्जाम दोगे, मैं डेंगू और वो जो चिकनगुनिया का आप बोल रहे हो बेटा, वो मैं आपको दे दूंगी, आप चिंता मत करो बेटा, मैं आपको दे दूंगी। मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपके कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी लूंगी क्वेश्चंस वाले, जब भी मैं वो कराऊंगी तो मैं आपको डेंगू चिकनगुनिया थोड़ा बता दूंगी। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा ऐड नहीं हुआ है बेटा, वो लाइन हमेशा से थी डेंगू और चिकनगुनिया का, तुम लोड मत लो, मैं करवा दूंगी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, डोंट ओवर एनालाइज, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। दोनों चीजों से समस्या होती है बेटा जीवन में। अगर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे उससे भी बेटा दिक्कत आती है, मान के चलो। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे उससे भी दिक्कत आती है। डर सबको लगता है बेटा, यहां खड़े होके ऑब्वियस सी बात है बेटा तुम्हें बोलना, लेकिन मैं भी जब उस टाइम पे थी तुम्हारी जगह पे, मुझे भी डर लगता था यार
क्यों नहीं डर लगेगा यार? 2 साल से मैं जिस चीज की तैयारी कर रही हूँ, फाइनली वो एग्जाम आने वाला है, फाइनली वो रिजल्ट वो डिसाइड होने वाला है, तो क्यों नहीं डर लगेगा? डर तो लगेगा बेटा, डर लगना तो नॉर्मल बात है। कोई ये कह दे कि डर लग गया ही नहीं, वो तो गलत बात है, डर तो लगेगा। लेकिन बेटा डर पे भी तुम्हें थोड़ा सा ना काबू, बोलते हैं ना, होता है, सिचुएशंस आती है, सबके पास प्रॉब्लम्स आती है, सबके पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है, जो उसको जिस तरीके से हैंडल करता है ना बेटा, तो जिस तरीके से आप उसको टैकल करोगे, जिस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे ना बेटा, वही चीज बेटा फिर आपके आगे को डिसाइड करेगी, है ना? तो डर आपको भी लग रहा है, डर उस देखो डर उस बच्चे को, पता नहीं, जो बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल नहीं पढ़ता है उसको भी डर लगता है, तो पता नहीं उसको क्यों डर लगता है, पर जो पढ़ता है उसको तो डर लगता ही है बेटा। लेकिन उसको बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना। ऐसे समझना कि ऐसे एग्जाम्स मुझे बहुत सारे देने हैं, और ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको पता है कि ऐसे एग्जाम्स आपको बहुत सारे देने हैं। अभी छोटे छोटे बालकों, मेरे जीवन से मैं आपको ये चीज एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हाँ, कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे। आप बेटा, मैं भी कभी कभी, मैं आपको जेन्युइनली दिल से बता रही हूँ कि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार, जब मैं 18-19 साल की थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था, हाय मैं 18-19 साल की हो गई, मैंने तो ड्रॉप लिया था बेटा, मुझे ऐसा लगता था मेरे 1 साल बर्बाद हो गए, मैं कितना पीछे हो गई, अब मैं क्या करूंगी, मेरे दोस्त लोग तो 1 साल बीएससी कर चुके हैं, मेरा क्या होगा। और अब मैं ना उन चीजों पे हंसती हूँ कि मैं उन चीजों के लिए ऐसे रोती थी, और उन चीजों पे मैं इतना परेशान होती थी। ठीक है, आज के डेट में मैं उस चीजें सोचती हूँ कि कितनी इट्स ओके, नॉर्मल बात थी। बट क्या है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने की हमेशा सोचते रहो। मैंने पहले भी कहा था कि 100% देना है, और कोई भी सेकंड थॉट नहीं रखना। ये नहीं सोचना, अभी आपके पास कोई सेकंड थॉट आपको नहीं लेके आना है कि मैं ड्रॉप कर लूंगी, नहीं, दिमाग में ये सोचना है मेरे पास सेकंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं है। आप दिमाग में यही सेट करके चलो। अगर आप सोचोगे ना, अरे कोई बात नहीं ना यार, अभी तो 12th में ही है, ड्रॉप कर लेंगे, तो आप कभी 100%, मैं मानती ही नहीं हूं कि आप 100% एफिशिएंसी के साथ में पेपर दोगे, आप नहीं दोगे बेटा। अगर आपको लगता है ये कि आपने सोचा है कि मैं सेकंड ड्रॉप भी दे दूंगा, आप 100% दोगे ही नहीं पेपर में। नो सेकंड थॉट, गिव योर 100% फर्स्ट टाइम पे, उसी टाइम पे सोचना है क्लियर करने का। बट ऑल इन ऑल बेटा, एक चीज, मैं आपसे मिलती रहूंगी, फिर भी मैं आपको यही बता सकती हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से, जो बच्चे मेरे साथ 11 से जुड़े हुए हैं और जो शायद 12th में भी जुड़े हैं, मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है कि अगर ना कोई इंसान बहुत ईमानदारी के साथ में, कोई भी काम बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है बेटा, हर चीज में कंपटीशन है। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकते हो कि उसने ये हासिल कर लिया क्योंकि वो बहुत आसान फील्ड थी। कोई फील्ड आसान नहीं है बेटा। सिंगिंग करना चाहते हो, आसान है क्या? कंपटीशन नहीं है। ये करना चाहते हो, कंपटीशन नहीं है। टीचिंग करना चाहते हो, कंपटीशन नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, कंपटीशन नहीं है। बॉलीवुड में जाना चाहते हो, कंपटीशन नहीं है। कोई भी नाम ले लो बेटा, हर जगह कंपटीशन है। तो हर जगह कंपटीशन होता है, हर कोई फाइट कर रहा है यार, नेचुरल सिलेक्शन है, हर कोई फाइट मार रहा है यार, आपको भी फाइट मारना है। फाइट मारने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक चीज हमेशा और भी बिलीव की है, मैं आपको भी सिखाती हूँ, आप भी आगे बेटा बड़े हो रहे हो, समझोगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। ये होता है बेटा कि जितनी ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, जो जीवन को लेके बहुत ही एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वी ऑल नो दैट बेटा। लाइफ में इट्स अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, वी नो दैट। बट ऐसे इंसान के साथ, अगर ऐसे ग्रुप के साथ रहोगे, ऐसे फ्रेंड सर्कल होगा जो आपको हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहे कि भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं है, वो नहीं है, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप मानोगे नहीं बेटा, बट आप भी वैसे नेगेटिव बनते जाते हो, और आप रियलाइज नहीं करोगे कि आप भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव लाने लगते हो लाइफ को लेके। जितने पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे, उतना पॉजिटिव अप्रोच रखोगे जीवन के लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग आपको ना जीवन की अच्छी चीजों को भी बेटा बताएं। होती है बुरी तो ये हमें भी पता है, बट उसको लेके रोए ना। होती है तो होती है, सबके साथ होती है, हम उसको क्रॉस करेंगे, हम उसको फेस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ना खुद बेटा ऐसे व्यक्ति बनना है, आप में से कई होंगे जो खुद ही वैसे हैं, ना खुद बेटा वैसा बनना है, ना ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना है। There is a lot of power of manifestation. There is a lot of power of manifestation and hard work. Not only manifestation. Keep saying that I will become a doctor and doing nothing. Not going to become one. Okay? You have to also manifest. You also have to work hard for that. Every day. लगे रहो बेटा 6 महीने तक, जब तक तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं होता। ठीक है जी? Yes everyone. बाकी मैं बहुत टाइम से तुम्हें जो मैं बोल रही थी कि मैं एक बात, अरे मेरा आईफोन बोल रहा है
कि मैं अपने लक्ष्य के बच्चों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ये प्यारा प्यारा एक जग सा न्यारा बच्चा आज फाइनली थैंक यू हो चुका है। यू गाइज हैव बीन सो सपोर्टिव, सो लविंग। इतना प्यार मुझे इस बैच से मिला है जिसकी मुझे बिल्कुल कोई इतनी उम्मीद नहीं थी, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया उसका दिल से बहुत सारा धन्यवाद बच्चों। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, हालांकि 3 साल होने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ तो ऑफलाइन की नहीं बात कर रही। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होता ही है कि बेटा बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम भी फेस करते हैं। बट मैंने ये तुम्हारे बैच में आने के बाद रियलाइज़ किया, और अगर आप ध्यान दोगे अर्जुना और लक्ष्य में, तुम में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अर्जुना में भी पढ़े हैं और इस साल लक्ष्य में पढ़े हैं, लेकिन इस साल मैंने ना उन नेगेटिव एनर्जीज जो थी ना, जो 0.001% थी, जो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, वो मैंने खुद भी समझी कि आई डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दैट बिकॉज आई हैव यू गाइज। मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और तुम मानो बेटा, विश्वास मानो, आई एम सो ग्रेटफुल। मैंने ये चीज़ तुम्हें कई बार बोली है कि एक प्यार जो मिलना जो चीज़ होती है ना, जो ये प्यार तुम देते हो मुझे, प्यार बहुत ही बेटा लोग कंजूस होते हैं प्यार देने के मामले में, पैसों के मामले में नहीं, प्यार के मामले में भी कंजूस होते हैं। प्यार देने में क्या जाता है, लेकिन प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे जो प्यार मिला आप लोगों से, इस बैच में जो मुझे प्यार मिला, मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगी बिकॉज आई हैव बिलीव्ड इन दिस कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है ना, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स की मुझे ब्लेसिंग्स मिली, अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी तरफ से कोई भी बेटा मिस्टेक रह गई हो, कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। बट मैंने भी पूरे दिल से कोशिश की है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेटा किताबी ज्ञान ना दूँ, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँ और ख़ुद भी बेटा अच्छा इंसान बनूँ, ठीक है। और this year has been incredible, this batch has been incredible, this batch has been one of the most wonderful batches that I have ever taken till date and मैं हमेशा यही आशा करूँगी कि आप लोग बेटा जीवन में कुछ बहुत अच्छा करो। आज के डेट पे भी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके भी टेक्स्ट आते हैं बेटा, जो हो सकता है 5-6 साल पहले मेरे से पढ़े हो, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि तुम में से कई बच्चे यार बहुत बहुत अच्छा करेंगे जीवन में और कभी मुझे याद रखेंगे और मुझे बताएंगे कि हम मैम यहाँ पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे हम शायद कनेक्टेड रह पाए। ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं सबको रिस्पॉन्स कर दूंगी, सबको पर्सनली मैसेज कर पाऊंगी, ये तो इम्पॉसिबल है ऑब्वियस से, आपको पता है। बट हमेशा याद रखना कि मैंने हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी ही प्रेयर्स की है, अच्छी ही विशेस मांगी है कि आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करो, ठीक है। सो ये सपोलो का जो सीज़न था, ये सीज़न मेरे लिए बहुत अच्छा था एंड आई एम सो हैप्पी टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इवन दिस बिट इन योर लाइफ। और मैं आपके, क्योंकि ये अमेजिंग सफ़र तो रहा, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप बेटा कोई भी चीज़ जहाँ पे पहुँचोगे ना, वो बेटा 99% अपनी मेहनत से पहुँचोगे। मैं तो उसका बस एक छोटा सा बिंदु मात्र, एक वो हूँ, क्या बोलते हो, पार्ट हूँ, ठीक है। बट आप जब पहुंचोगे जिस जगह पे, उसमें आपका 99% रोल होगा। मेहनत हमेशा करते रहना। देखो जीवन में मैंने आपको हमेशा से सिखाया है बच्चों कि पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, होगी। आप कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बेटा साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, है ना, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। किसी का बेटा जानबूझ के दिल मत दुखाना, माता पिता का दिल कतई मत दुखाना। आप बड़े होते जाओगे तो आपको और रियलाइज़ ये चीज़ होगी, आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। कभी कभी बेटा होता है कि पेरेंट्स जो आपके लिए चीज़ें बोल देते हैं, कर देते हैं, वो हो सकता है कि कभी कभार सही नहीं होती, बट इंटेंशन उनके हमेशा सही होते हैं। उनके जो इंटेंशंस होंगे वो प्योर होंगे, वो कभी ख़राब नहीं होंगे बेटा। इरादे उनके हमेशा सच्चे होते हैं। कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे बेटा, फैमिली है और फैमिली हमेशा फैमिली ही होती है। हमेशा उनको प्यार करना, हमेशा उनकी इज्जत करना। एक दिन अपने पेरेंट्स को बेटा ऐसा कुछ करके दिखाओ कि अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराओ कि वो फक्र से कहें कि ये मेरा बच्चा है, उनको खुशी हो यार। वो खुशी का एक पल अपने पेरेंट्स को ज़रूर देना, ठीक है, ठीक है। एक सपोला वाला गाना सुनाऊँ आप लोगों को, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, हैप्पी हैप्पी दिवाली। मैं एक सपोला का गाना सुनाऊं पहले आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, ठीक है।
पहले सपोला वाला गाना सुनाती हूँ, फिर मैं एक दूसरा गाना आप लोग को एंड करके सुना दूंगी, ठीक है? तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबोलो के लिए एक सपोला सॉन्ग। यस, देखो मैंने ना लिखे हुए लिरिक्स। ओ मेरे सपोलो रे सपोलो रे सपोलो रे, दे दूंगी जान सेलेक्ट हो जाना रे, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला, पाला नहीं पढ़ाया, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पढ़ाया, अब नीट में रैंक लाके नाम रोशन कर दो रे, ओ मेरे सपोलो रे सपोलो रे सपोलो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा गाना बनाया था, और आज मैं आप लोगों को एक अभी के लिए क्लास गाना सुना देती हूँ, फिर देखते हैं आप लोग का रिवीजन प्लानर कैसा हो रहा है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है? ठीक है। मेरी जमीं को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतजार, एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे था ये एतबार, मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ दिखूंगी मैं तुमको वही, जो ना देखूं तो सजा देना, तुम अगर मनाओगे तो मान जाओगी। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई रियली विश आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, लेकिन 12th का सफर यहीं तक का था, ठीक है? और हमारी समाप्ति एक्सप्रेस अपने 12th के स्टेशन पर आ चुकी है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी डॉक्टर बन जाओ, और नीट सेलिब्रेशन में मिलो, चाय पार्टी करेंगे, ठीक है? बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों, टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।